हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज काफ़ी टाइम बाद में हम वापस एक दूसरे से रूबरू हुए हैं और आपकी क्लासें भी अच्छी चल रही होगी। आज अपने क्लास के अंदर भाई, चूँकि अब मेरी क्लास में रीट के विद्यार्थी भी हैं, पटवार के भी हैं, तो मैंने शुरुआत में कुछ टॉपिक ऐसे उठाए हैं जिसमें रीट और पटवार दोनों का कॉमन सिलेबस हो। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे संधि। हालांकि संधि से पहले थोड़ी हम बात भी कर लेते हैं आपस में एक दूसरे से। आपको अपनी क्लास में मैं यहाँ प्रश्न भी दूंगा और जो क्लास चलेगी उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद में इन छुट्टियों का थोड़ा सा मैंने भी कुछ फ़ायदा लिया है, आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ नए नए प्रश्न बनाए हैं, नए नए प्रश्न पत्र तैयार किए हैं और वे सभी आपको मिलेंगे और पेपर में खूब लाभकारी होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संधि की। संधि में हम बात करेंगे परिभाषा की। हालांकि परिभाषा अधिकांश को पता भी है, लेकिन दोबारा आप देखिए। परिभाषा है दो वर्णों के मिलने की क्रिया संधि कहलाती है। जो स्पष्ट लिखा है वो एक बार देखना आपको कि दो वर्णों के मिलने की क्रिया संधि कहलाती है। इस क्रिया में पहला शब्द, प्रथम शब्द लिखा है मैंने, पहला शब्द और उसका अंतिम वर्ण, इसके बाद में दूसरा शब्द और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, आरंभिक वर्ण, पहला वर्ण के मेल से ध्वनिगत, आकारगत भी है, अभी मैं आपको इसका विस्तृत समझाऊंगा, ध्वनिगत विकार होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि में मुख्य रूप से वर्णों का ही खेल है। अब वर्णों का खेल देखिए किस प्रकार से, कि जैसे यहां आया कि आरंभिक वर्ण, यहां पर लिखा है अंतिम वर्ण, तो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है रमा प्लस ईश। नियम हमारा क्या कह रहा है, संधि की परिभाषा क्या कह रही है कि यदि शब्द संधि विच्छेद में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अब ये जो अंतिम वर्ण है यहां पर आपको ध्यान देना है, और अंतिम वर्ण यहां पर म के अंदर आ की ध्वनि, और इसके बाद में यहां लिखा हुआ है ईश, दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। यहां देखिए ध्वनिगत विकार होगा, ये अपने आगे संधि आएगी, गुण संधि का शब्द है, ध्वनिगत विकार होगा, यानी कि आ और ई जब मिलेंगे, मिलकर के इससे ए बनेगा, और इस ए को ही हमें इस म में लगाना है। जब ए म में लगेगा तो शब्द बनेगा रमेश। तो नियम, अब नियम जो है वो मेरी खुद की परिभाषा, यानी कि सरलीकरण किया हुआ है नियम का, परिभाषा का, वो आप सुन लीजिए कि यदि किसी भी कोई भी शब्द संधि के अंदर, उस शब्द के अंदर दो शब्द होते हैं, प्लस से पहले और प्लस के बाद में, तो प्लस से पहले वाला शब्द उसका अंतिम अक्षर हम लेते हैं, अंतिम वर्ण लेते हैं, और संधि विच्छेद में दूसरे शब्द का पहला अक्षर लेते हैं, और जब पहला अक्षर लेते हैं तो दोनों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी कि सीधा सा सिद्धांत संधि का, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। अब देखिए यहां पर आप विशेष ध्यान देना, ध्वनिगत या आकारगत परिवर्तन। तो संधि में विशेष बात यह है कि जब हम संधि किसी भी शब्द की करते हैं या संधि में कोई भी किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें विकार होना अनिवार्य है। और मेरी क्लास के अंदर मैंने, हालांकि आपने जिन्होंने संधि कर रखी है तो उनको पता भी है कि संधि में कुछ विशेष बातें मैं बताता हूं। विशेष बातें आप सुनिए कि संधि में विशेष बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं तो दोनों वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन है तो संधि है, और परिवर्तन नहीं है तो संधि नहीं है। कुछ पुस्तकों में इसके काफी गलत उदाहरण भी आपको मिलेंगे। परिवर्तन किस प्रकार से, जैसे हमने सबसे पहले अवर्ण लिया, फिर ये अवर्ण लिया, दोनों मिलाए, और
दोनों के मिलान से यहां पर आ बना। इसको हम कहते हैं परिवर्तन। ये परिवर्तन हुआ। जैसे आप शब्द समझना, शब्द है सत्य और अहिंसा। यहां इस य के अंदर ध्यान देना है आपको, स्वर मिलेगा अ, इसके बाद में अहिंसा का भी शब्द मिलेगा, स्वर है अ, दोनों मिल करके आ का निर्माण हुआ। और जैसे ये आ बना, आ बनते ही यहां पर जो शब्द बनेगा ये बनेगा सत्याहिंसा। अब पेपर में यही तो आता है, जैसे मान लीजिए आपको सत्य प्लस अहिंसा दे दिया और एक विकल्प में ये सत्याहिंसा रहेगा और एक विकल्प में मात्र इतना सा रहेगा सत्याहिंसा। तो विद्यार्थी क्या है कि जब हम जल्दबाजी में पेपर देखते हैं करते हैं तो ये थोड़ा सही दिखना शुरू हो जाता है, और इसको जैसे ही आपने किया तो सामने वाला गलत कर देगा। यहां परिवर्तन है और जहां परिवर्तन है वहीं पर संधि है। अब जहां विकार नहीं है वहां किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी। जैसे ये सब लिखे गए उप और योग, अभी हमने इसको मिलाया, सभी को पता है कि ये उप और योग से क्या बनेगा, शब्द बनेगा उपयोग। अब आपको ये देखना है कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब यहां संधि नहीं है। हालांकि हमने इसका मिलान कर दिया है, ये जो मिलान है ये संधि नहीं कहलाएगा, ये मिलान कहलाएगा यहां पर संयोग, या वर्ण योग भी कहते हैं हम इसको, संयोग। तो संधि का जो कार्य हुआ था वह संधि का कार्य इस शब्द में हो रहा है। तो संधि की पहली बात कि संधि में जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं, दो वर्णों का मेल करवाते हैं, तभी संधि मान्य होगी। अब हम बात करते हैं संधि में दूसरी बात की। देखिए संधि हालांकि प्रत्येक शब्द में नहीं हो सकती है, प्रत्येक शब्द में संधि इसलिए नहीं होगी कि हिंदी के शब्द भी हैं और विदेशी शब्द भी हैं, हम हिंदी तो भरी पड़ी है इस प्रकार के शब्दों से, और अगर हमने हर जगह पर संधि करनी शुरू कर दी तो शब्द अपना अस्तित्व छोड़ देते हैं, शब्द विकारग्रस्त हो जाते हैं, शब्द विकृत हो जाते हैं, यानी कि शब्द बिगड़ जाते हैं। संधि केवल और केवल संस्कृत शब्दों में ही होती है। इसलिए संधि में मेरी दूसरी बात हमेशा ये रहती है कि संधि हमेशा तत्सम और तत्सम शब्दों में, यानी कि प्लस से पहले तत्सम और प्लस के बाद में भी तत्सम, और तत्सम का मतलब है संस्कृत, कि संधि हमेशा तत्सम और तत्सम शब्दों में होती है। अभी सत्य और अहिंसा शब्द मैंने लिखा, दोनों शब्द संस्कृत के हैं। यहां पर रमा और ईश लिखा गया, रमेश, ये भी संस्कृत का है, ये भी संस्कृत का है, और रमेश भी संस्कृत का है। जैसे अब आप शब्द देखिए, नर और ईश गुण संधि का शब्द है। अ और ई मिलकर के पता है आपको, ए बनता है और शब्द बनेगा नरेश, यहां शब्द है। और नरेश हम कहते हैं राजा को, राजा का पर्यायवाची है नरेश। राजा को भूपति भी कहा जाता है। राजा के लिए मूल शब्द राजन का भी प्रयोग होता है। राजा के लिए पृथ्वीश, पृथ्वी का ईश शब्द का प्रयोग होता है। राजा के लिए नृप शब्द का भी प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा इस नृप के बारे में बता देता हूं आपको कि नृप राजा को क्यों कहते हैं। यह नृ और प से बना हुआ शब्द है। नृ जो शब्द है इससे बना हुआ है शब्द नर, और प का अर्थ होता है पालन करना, पालन करने वाला, कि नरों का, मनुष्यों का जो पालन करता है वह राजा है। तो नरेश शब्द राजा का पर्यायवाची हुआ। अब देखिए ये जो नर शब्द है, इस नर शब्द को
फारसी भाषा में आदमी कहा जाता है, नर आदमी। अब मान लीजिए ये आदमी शब्द मैंने लिया और यहां पर इसके बाद में ये ईश शब्द लगा दिया, तो जल्दी से बताइए आपकी दृष्टि में इस शब्द की संधि क्या बनेगी? हाँ, लिख के बता दीजिए मुझे कि आदमी प्लस ईश मैंने लिखा है, इसकी संधि करो। क्या करेंगे आप संधि? सबसे पहले कौन लिखेगा? सुनील सिंह ने अन उदार पूछा है, ये भी आगे आएगा। सिंह अन उदार का आगे बताऊंगा मैं। पहले इसका उत्तर दीजिए, आदमी प्लस ईश। नहीं बनाना है आपको, जो आपकी दृष्टि में शब्द बनता है इसका क्या शब्द बनेगा? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही उत्तर दे रहे हैं कि इसकी संधि नहीं बनेगी, संधि नहीं होगी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि आपको अभी इसमें नहीं बनेगी, लेकिन आपको इसमें संधि का नियम लागू करके शब्द का निर्माण करना है। तो आप क्या शब्द का निर्माण करेंगे? बिल्कुल, अनिता कुमारी ने कहा है आदमीश। बिल्कुल है भाई, अभी तो आप अपने को गलत बना तो गलत बनाएंगे हम। म का ई और ईश का ई मिलकर के बड़ी बनी और शब्द यहां पर बना दिया आदमीश। अब आप खुद विचार करें कि कभी आपने राजा के पर्यायवाची में आदमीश शब्द पढ़ा है? राजा के पर्यायवाची में ये लिखे हुए शब्द आप इनकी संधि कर सकते हैं। तो जब यहां पर ये आदमी शब्द नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण है ये विदेशी शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, तो विदेशी और संस्कृत के मेल से कभी संधि नहीं होगी। संधि होगी तो संस्कृत और संस्कृत शब्दों में, इसीलिए नर और ईश से शब्द नरेश बनता है, आदमीश नहीं बनता है। हाँ, यहां पर जो मैंने एक शब्द लिखा है पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वीश, ये दोनों संस्कृत के हैं, इसलिए संधि हो गई, क्योंकि पृथ्वी संस्कृत का है और ईश भी संस्कृत का है। तो संधि में दूसरी बात आपको पता लग गई कि संधि हमेशा तत्सम और तत्सम शब्दों में होती है। इससे पहले अभी एक प्रश्न आया था अन और उदार वाला, उसका भी उत्तर मैं आपको दे देता हूं। एक विद्यार्थी ने पूछा था कि अन और उदार, इससे हमने शब्द बना दिया अनुदार, ये शब्द बना। इसे हम विकार नहीं कहेंगे। संधि में जो पहली बात मैंने बताई थी कि संधि में दो वर्णों के मेल से विकार अनिवार्य है, ये विकार नहीं कहलाएगा। ये विकार इसलिए नहीं कहलाएगा कि हमारे जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजनों के बारे में अपने आगे चर्चा होगी, अभी तो स्वर के बारे में चर्चा होनी बाकी है, मैं व्यंजनों के बारे में आगे चर्चा करूंगा कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं क से लेकर के ह तक, ये सभी के सभी आधे होते हैं, हलंत यानी कि स्वर रहित। क्योंकि व्यंजनों का मतलब यही है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आधे होते हैं क से ह तक में। जब हमें इनको पूरा करना होता है तब हमें किसी न किसी एक स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और जब हम इसकी सहायता लेते हैं स्वर की, तब ये जाकर के पूरा बनता है। अब ये यहां पूरा बना है, मान लीजिए यहां पर यही क है, आधा है, और इसके बाद में ये ऊ लिखा, तो सभी को पता है आप क्या बनाएंगे इसके अंदर, इस क के अंदर छोटा ऊ लगा देंगे। ये यहां ध्वनि है केवल, कि व्यंजन को हमने उच्चारित किया है इस ऊ की सहायता से। यहां पर भी वही नियम लागू हो रहा है कि न जो है व्यंजन है एक आधा है, और आधे के बाद में ऊ एक स्वर आया। जब स्वर आए तो स्वर तो जाकर के सीधा मिलेगा, पूरा बनाएगा, और जब ये पूरा बनाएगा तो यहां संधि नहीं होगी, इसे हम संधि नहीं कहेंगे, ये भी एक संयोग कहलाएगा। क्योंकि अगर इस जगह को हम संधि मानते तो देखिए, ये एक शब्द लिखा मैंने, दिक और ईश। अब इस दिक और ईश में मैं यही नियम लगाऊं तो आपको सबको पता लग जाएगा कि शब्द किस प्रकार से बन रहा है, इस तरीके से, दिकीश। जबकि संधि के नियम के अनुसार जब हम यहां शब्द बनाते हैं तो शब्द बनता है दिगीश। ये संधि का नियम है। तो विकार यहां नहीं हुआ, विकार इस जगह पर हुआ है। इसलिए संधि की जो पहली बात जो आपने वहां लिखी थी, वो पहली जो बात है, ये पहली बात इस प्रकार से है कि संधि में जब वर्णों का मेल होता है और उससे विकार अनिवार्य है तभी संधि होगी।
दूसरी बात हो गई कि संधि तत्सम और तत्सम शब्दों में होती है। संधि की तीसरी बात कि आपको जो भी यहां परिभाषा दिखाई देगी, ये परिभाषा संधि विच्छेद शब्दों में लागू होगी। संधि विच्छेद जैसे रमा प्लस ईश गुण संधि का शब्द है, तो गुण संधि की परिभाषा रमा प्लस ईश में लगेगी। और चौथी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है सभी के लिए, और इसी के कारण क्या कि संधि कभी कभी हमें कठिन भी लगती है, वह है कि जब हम संधि में किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्द, प्लस से पहले वाला और प्लस के बाद वाला, दोनों शब्द सार्थक होने अनिवार्य हैं। जब दोनों शब्द सार्थक होंगे तभी हमारी संधि मान्य होगी। जैसे शब्द इतना से लिखा हुआ आया प्रेक्षा, अभी प्रेक्षा लिखा है और आप सबके मन में इसका संधि विच्छेद आ गया होगा। प्र प्लस इक्षा सभी के मन में आया है, या इसके अलावा हट करके भी किसी ने इसको प्र क्षा कर दिया है या प्रे प्लस क्षा कर दिया है, प्र प्लस इक्षा ही किया होगा। अब ये जो आपने प्र प्लस इक्षा किया है, मैं यहां पर केवल दो ही विकल्प लिख रहा हूं। ये पहला विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है। आप में से उत्तर जल्दी से मुझे बताइए कि पहला कौन, पहले से कौन सहमत है और दूसरे से कौन सहमत है। संधि अभी अपने चल रही स्टार्ट है, वर्णमाला अभी बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको, वर्णमाला भी आएगी। हाँ, वर्णमाला की स्पेशल जो क्लास होगी वह क्लास अपने बाद में लेंगे। वेरी गुड। अधिकांश ने उत्तर दिया है 1 नंबर, तो जिन्होंने 1 नंबर उत्तर दिया है बिल्कुल सही है, और जो 2 नंबर उत्तर दे रहे हैं वो गलत है। अब मन में तो यही आया था सबके प्र प्लस इक्षा, लेकिन संधि की चौथी बात यहां लागू यही होती है कि संधि तभी मान्य है जब संधि में प्लस से पहले वाला और प्लस के बाद वाला शब्द सही होता है। इच्छा शब्द इस प्रकार से होता है, इच्छा ये नहीं होता है, क्योंकि जो इच्छा है इसका अर्थ होता है इच्छा। इच्छा का अर्थ, इच्छा का ई छोटा होगा लेकिन इच्छा का ई बड़ा होता है। बस ये चीजें कुछ आपको ध्यान रखनी है। हालांकि अपने जब मैं आपके पास में पीडीएफ आएगी और संधि के जब शब्द आप करेंगे या पेपर करेंगे तो उसके अंदर से आपको काफी शब्दों की जानकारी मिलेगी और इन शब्दों को ध्यान में रखना है। अब किसी के मन में ये प्रश्न आए कि ईक्षा का ई बड़ा क्यों होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर तो किसी भी प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि जो शब्द जब निर्मित किए गए थे, बने थे, तो किसी ने ईक्षा इस प्रकार से बना दिया तो वो चल रहा है अपने। हाँ, उस समय अगर कोई ईक्षा शब्द इस प्रकार से बना देता तो वो आज हमें ये सही लगता। जैसे सीधी सी बात कि आज मैं अगर शब्द लिखूं इस प्रकार से किताब, मेरे विचार से आपको किसी को ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये लिखा हुआ इस प्रकार से लिखा है मैंने, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपने किताब ऐसा कभी देखा ही नहीं है। आपने किताब देखा है इस प्रकार से। अब आपसे पूछें कि यहां बड़ी की मात्रा क्यों है, यहां छोटी की मात्रा क्यों है, तो इसका क्या उत्तर है? इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यह शब्द निर्मित इसी प्रकार से हुआ है। इसलिए किसी के मन में अगर इच्छा के प्रति ये कोई विचारधारा उत्पन्न हो गई है तो आप खुद सोच लो कि इच्छा ये वाला सही करें ये वाला सही करें। तो संधि की चौथी बात हो गई कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं किसी भी शब्द का, उसमें प्लस से पहले वाला और प्लस के बाद वाला शब्द दोनों सार्थक होने चाहिए। सार्थक का मतलब यही अर्थ होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों रूप में शुद्ध दिखाई देते हैं, दोनों रूप में सही होते हैं, लेकिन फिर भी एक गलत होता है, एक सही होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती है शब्द के साथ में, हालांकि इस प्रकार की परिस्थितियां कम ही आती है। जैसे शब्द है कमलेश। अब इस कमलेश शब्द में यदि हम कमल और ईश विच्छेद करते हैं तब भी सही है, और कमला और ईश विच्छेद करते हैं तब भी सही है। ये दोनों परिस्थितियां इसकी, परंतु इन दोनों में से केवल एक ही सही है। दोनों जो शब्द हैं इनमें से केवल विकल्प एक ही सही होगा। अब एक सही कौन सा होगा, पहले मुझे उत्तर दे दीजिए, पहला या दूसरा? जल्दी से उत्तर फटाफट दे दिया करो।
वेरी गुड। अभी तक जितने भी उत्तर मैंने मुझे दिखाई दिए हैं, सब ने 2 नंबर राइट किया है और 2 नंबर ही होगा इसका। अब देखिए इसका कारण क्या है कि जो शब्द है कमलेश, कमलेश का अर्थ होता है भगवान विष्णु। कमल एक पुष्प का नाम है, हालांकि संस्कृत का शब्द है ये, लेकिन इसका कोई भी ईश स्वामी नहीं है। जब स्वामी नहीं है तो ये कमलेश शब्द मान्य नहीं होगा। और कमला, कमला यानी कि लक्ष्मी, श्री, लक्ष्मी का पर्यायवाची है, और लक्ष्मी का जो ईश्वर है वह भगवान विष्णु है, इसलिए कमलेश शब्द भगवान विष्णु कहते हैं। संधि विच्छेद इसका कमला और ईश होगा। तो ये कभी कभी परिस्थितियां इस प्रकार की उत्पन्न हो जाती हैं जहां पर क्या है, दोनों शब्द हमें सही दिखते हैं। कभी कभी दोनों ही शब्द सही होंगे, उसमें हम किसी को गलत नहीं कह सकते। जैसे शब्द ये है छात्रावास। अब छात्रावास का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो छात्र और आवास, छात्रा और आवास, ये दोनों शब्द होते हैं। और यहां पर ऐसा नहीं कि एक शब्द सही होगा दूसरा गलत होगा। इस शब्द के लिए दोनों ही विकल्प सही हैं। छात्र प्लस आवास भी सही है और छात्रा प्लस आवास भी सही है, क्योंकि छात्रावास में जहां छात्र रहते हैं वहां छात्राएं भी रहती है। अब किसी के मन में ये प्रश्न भी उत्पन्न हो गया होगा कि अगर विकल्प में दोनों आ जाएं तो क्या करें। हालांकि आप में से किसी ने अभी पूछा नहीं है, लेकिन अधिकांश के मन में उत्पन्न हो चुका होगा यह प्रश्न कि अगर विकल्प में 1 नंबर भी है और 2 नंबर भी है, दोनों आ गए तो क्या करें। तो इस स्थिति में आपको जो सबसे पहला उत्तर देना है वह छात्र और आवास का बनेगा। छात्र और आवास नहीं है तो आप छात्रावास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संधि की 4 बातें मैं पुनः वापस बोल देता हूं। संधि की पहली बात कि संधि में जब हम वर्णों का मेल करवाते हैं तो संधि मान्य होगी, विकार होगा तब संधि मान्य होगी। दूसरी बात कि संधि हमेशा तत्सम और तत्सम शब्दों में होती है। तीसरी बात, संधि की परिभाषा जितनी भी आपको यहां दिखाई देंगी वो हम संधि विच्छेद में लागू करेंगे। और चौथी बात कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं किसी भी शब्द का तो उसमें दोनों शब्द सार्थक होना अनिवार्य हैं, दोनों शब्द सही होने चाहिए। तो यहां तक की बात सबके समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। समझ में नहीं आई है तो आप बीच में पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल उत्तर देता रहूंगा इसका। अब देखिए संधि के अंदर एक इस बात को थोड़ा सा याद रख लेना, हालांकि मैंने बता दिया है, दोबारा लिखा हुआ कि संधि के नियमानुसार वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो ये तो सबको पता है, ये हमने कर लिया था। अब हम बात करते हैं संधि के भेद की। तो संधि के विशेष रूप से 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम बात करेंगे स्वर संधि की, लेकिन स्वर संधि की बात करने से पहले, जैसे अभी एक विद्यार्थी ने वर्णों के बारे में कहा था कि वर्ण विचार करवाइए सर, तो वर्ण विचार तो हम आगे करेंगे। थोड़ा सा वर्णों के बारे में मैं आपको यहां से बता देता हूं। स्वर हमारे वर्ण के अंदर आते हैं, तो एक बार थोड़ा सा वर्ण के बारे में आप जान लीजिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाता है। सबसे पहली बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जब हम मुख से बोलते हैं तब तो ध्वनि कहलाएगा ये, और जब हम इसको लिख देते हैं तो वर्ण हो जाएगा ये। इसलिए वर्ण ध्वनि और ध्वनि है, ये ध्वनि का विषय होता है वर्ण। वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद माने गए हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वरों के बारे में छोटी सी परिभाषा है कि जिनका उच्चारण मुख से निर्बाध, स्वरों का उच्चारण जो है ये हमारे क्या होता है कि मुख से निर्बाध होता है। निर्बाध का मतलब है बिना किसी बाधा के, यानी कि बाधा रहित। मुख से निर्बाध होता है स्वरों का उच्चारण। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा देता रहता हूं, क्लास में दिया भी होगा मैंने क्लास में, कि हम जिस समय उबासी लेते हैं, सबको पता है उबासी के समय हमारा मुंह पूरा खुलता है, और जब मुंह पूरा खुला उस समय कोई तो बिना आवाज के उबासी ले लेगा,
और कोई आवाज करके उबासी लेगा। अब जिस समय आप आवाज करेंगे उस समय आपके मुंह से कौन सी ध्वनि निकलेगी? अभी आपने निकाल ली होगी, मुंह से ध्वनि अपने निकल रही है आ की, इसके अलावा कोई ध्वनि नहीं निकलेगी। आप चाहे कितना ही मुंह खोलें, और मुंह खोल करके जब आप बोलेंगे तो मुंह से केवल यही एक ध्वनि आएगी। आप मुंह खोल के ई बोल के देख लो, ध्वनि नहीं आएगी। तो अब ये जो आ हमारे मुंह से निकला है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई भी बाधा नहीं हुई है। तो स्वरों के बारे में यही विशेष बात है कि जिन वर्णों का उच्चारण हम मुख से निर्बाध रूप से जिनकी ध्वनि बाहर निकलती है, वे सभी के सभी वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। स्वरों की बात करें तो हिंदी में स्वर जो हैं ये 11 हैं, और ये 11 स्वर सभी को पता होगा। फिर भी एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूं इसको। ये 11 स्वर, और जब हम स्वर संधि करते हैं तो इस स्वर संधि के अंदर इन 11 स्वरों की ही बात चलेगी। इसमें हम किसी व्यंजन की बात नहीं करेंगे, व्यंजन तो आगे बनेगा, व्यंजन की बात नहीं करेंगे। इसके अंदर केवल इन स्वरों की बात करेंगे। ये सभी के सभी स्वर क्या है कि स्वर संधि के अंदर ही प्रयुक्त होंगे, और इस संधि के माध्यम से स्वरों का निर्माण भी होगा। अब ये स्वर हैं 11, और ये 11 स्वर स्वर संधि के अंदर लागू होंगे। प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। इसमें से बात करें मात्रा किसकी नहीं है, तो मात्रा एकमात्र इस अ की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि अ की मात्रा इसलिए नहीं होती है कि व्यंजन हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर हम आधे व्यंजन लिखते हैं, अलग से लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। और जब इसमें हम किसी इस अ को लेकर के इसके अंदर लगाएंगे तो आपको पता है कि हमें पूरा इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हमने इसमें किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगाई है। तो एक मात्र अ की मात्रा नहीं होगी, आ की मात्रा होती है इस तरीके से। यानी कि अगर आप इस क के अंदर आ को लगा देते हैं तो यहां पर इस प्रकार से मात्रा बनती है। इसी तरीके से छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये री की मात्रा, ए, ऐ, ओ और औ की मात्रा। आपको तो स्वर संधि में इन मात्राओं के बारे में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि संधि केवल स्वर संधि जो है वो इन मात्राओं के खेल पर निर्भर करती है। अगर एक मात्रा आपने कम कर दी, बड़ी हुई है, कम कर दी तो गलत हो गई संधि, और एक मात्रा कम है आपने बढ़ा दी तो संधि गलत हो गई, क्योंकि सारा का सारा खेल इन मात्राओं का चलता है स्वर संधि में। तो 11 प्रकार के स्वर और 10 प्रकार की मात्राएं स्वर संधि में। हालांकि एक छोटा सा आपको एक और लॉजिक बताता हूं, एक विशेष बात बताता हूं इसके बारे में। क्लास में कभी मैंने बताई नहीं वैसे तो, कि अपने क्या था कि जिस समय हिंदी हमारी राजभाषा बन चुकी थी, क्योंकि शुरुआत में तो अंग्रेजी थी राजभाषा, हिंदी राजभाषा बन चुकी थी, और हिंदी के लिपि की बात चल रही थी कि भाई लिपि का निर्धारण क्या करें। तो लिपि के लिए अधिकांश ने रोमन का भी क्या है कि सजेशन दिया था कि भाई अंग्रेजी को आप रखिए। परंतु कुछ ऐसे विद्वान भी थे जिन्होंने स्वरों के अंदर कुछ परिवर्तन करने की सोची। अब देखिए, कुछ विद्वानों ने स्वरों में क्या परिवर्तन किया। स्वरों में उन लोगों ने ये कहा कि भाई आप इन सभी स्वरों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इससे संबंधित ये दो यहां दिखाई दे रहे हैं, दो यहां दिखाई दे रहे हैं। तो आप ऐसे करो कि अ लिखना है आपको इस प्रकार से लिखिए, आ लिखना इस प्रकार से लिखिए, और छोटी लिखना है इस प्रकार से लिखिए। ये एक सजेशन दिया गया था हिंदी में। बड़ी लिखनी है, अब आप समझ लो, इस प्रकार से लिखिए। ए लिखना है, अ के ऊपर क्या है कि इस ए को लगा दो, ये इस तरीके से। हालांकि अब देखिए ये जो चीज है, ये चीज आप राजस्थानी की कोई भी प्राचीन पुस्तक उठा के देखना, राजस्थानी की प्राचीन पुस्तक में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, अ के अंदर मात्रा लगी हुई एक। हालांकि हिंदी ने तो इन चीजों को नकार दिया था, ये किसी प्रकार से इसका प्रयोग नहीं किया था, लेकिन राजस्थानी में इसका शुरुआत में प्रयोग चल रहा था, बाद में तो इसका प्रयोग भी हट गया था। तो स्वरों की आकृति रखी, ये आकृति ये वाली रखी, क्योंकि इसका कारण था हमारी हिंदी के जो ये वर्ण हैं, या हमारी हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, ये लिपि सभी लिपियों से सुंदर मानी जाती है। अब मैंने छोटा ई इस प्रकार से बना दिया, तो हालांकि उस समय लिखते तो अपने को अच्छा लगता, परंतु अभी आपको अच्छा लग रहा है क्या ये इस प्रकार से छोटा ई बना हुआ? किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। फलस्वरूप
ये स्वर 11 प्रकार रखे और संस्कृत में चलते हुए आ रहे थे तो इनको रखना था 11 प्रकार के स्वर। तो स्वर संधि में हम इन 11 प्रकार के स्वरों पर ही आधारित संधियां देखेंगे, ये 11 प्रकार के स्वर बनते रहेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर संधि की, और स्वर संधि की परिभाषा आपके सामने है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, बात समझ में आ गई होगी कि पहला जो शब्द है इस पहले शब्द का अंतिम अक्षर, और जो दूसरा शब्द है जिसको मैंने अंतिम शब्द यहां लिखा, अंतिम पद लिखा है, दूसरा शब्द का प्रथम यदि स्वर है, जैसे अभी मैंने शब्द लिखा था इस तरीके से प्र और इक्षा। अब यहीं पर हम क्या है कि देखते हैं ये प्र लिखा है, तो ये जो प्र है इस प्र में ध्वनि है हमारे सामने अ की, और इसके बाद में शब्द शुरू हुआ है ई से। वॉल्यूम तेज नहीं आ रहा क्या? हाँ बिल्कुल, काका कालेरकर ने ये सिद्धांत दिया था, अ के अंदर जो मात्राएं लगाना है उस अ की मात्राओं का काका कालेलकर, मनोज कंवर, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका जवाब है, बिल्कुल सही उत्तर आपका। तो अब ये जो प्र है इसमें ये अ लगा हुआ, तो हमारा देखो नियम क्या कह रहा है कि प्रथम पद का, ये प्रथम पद है, ये शब्द क्या लाएगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि स्वर है, और अंतिम पद ये क्या लाएगा, और अंतिम पद का ये प्रथम पद यदि स्वर है तो स्वर में जो विकार होता है इसी का नाम स्वर संधि है, और स्वर में यहां जो विकार होगा ए बनेगा, इसी को हम स्वर संधि कहेंगे। तो स्वर संधि के आगे भेदों की बात करें, स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि सबसे पहले, इसके बाद में गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि के मूलतः 5 भेद। संस्कृत में 2 संख्या इसमें से और निकलती है, संस्कृत की बात कर रहे हैं, जो संस्कृत के विद्यार्थी उनको पता होगा, पूर्व रूप और पर रूप। ये संस्कृत में 2 संधियां, यानी कि संस्कृत में जो स्वर संधि है इसके 7 भेद बनते हैं। हिंदी में 5 ही रहेंगे, आपको हिंदी में याद रखना है, 5 ही रखना है याद, 7 नहीं रखना, क्योंकि हिंदी के अंदर इनके जो शब्द हैं, कुछ शब्द हैं इनके वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इनके शब्दों को हिंदी ने क्या है कि अपवाद के शब्द माना है। ये अपवाद आपको मैं आगे करवाऊंगा स्वर संधि के, इनके दोनों के अपवाद में आते हैं। तो स्वर संधि, दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और 5वीं अयादि संधि। अब देखिए एक विशेष बात है संधि के अंदर कि संधि की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में किन्हीं 2 स्वरों के स्थान पर जो एक स्वर होता है उस एक स्वर के होने को हम एकादेश कहते हैं। यानी कि 2 स्वर हैं, अलग अलग स्वर हैं। जैसे स्वर है अपने पास में अ, और स्वर है अपने पास में ई, ये 2 स्वर हैं, और इन दोनों स्वरों के स्थान पर एकादेश जो होगा ये बनेगा ए, इसको हम एकादेश कहते हैं। और एकादेश जो है मात्र 3 संधियों में होता है, दीर्घ संधि में होता है, गुण में होता है और वृद्धि संधि में होता है। इसको हम एकादेश कहते हैं कि जब 2 स्वर परस्पर अलग अलग स्वर हैं, दोनों को हम मिला करके एक बना देते हैं। जब दोनों स्वर एक बनते हैं तो एक बनते ही उस प्रक्रिया को एकादेश कहते हैं। तो इस बात को याद रखिए कि संधि प्रक्रिया में किन्हीं 2 स्वरों के स्थान पर जब एक स्वर हो जाता है तो वह एकादेश कहलाता है। उदाहरण आपके सामने पड़ा है, मैंने समझा दिया यहां पर। रमा और इंद्र, रमा इस म के अंदर आ है, यहां इंद्र का ई है, तो आ और इंद्र के ई को जब हमने मिलाया, इनके मिलाने पर यहां जो है आपके सामने ए बना, और ए बनने से क्या है कि रमा इंद्र से शब्द बनेगा रमेंद्र। ये एकादेश कहलाता है, क्योंकि 2 स्वर थे, दोनों स्वरों को मिला करके एक स्वर का निर्माण हुआ, और एक स्वर का निर्माण करते ही उसे हम एकादेश की श्रेणी में ले गए। तो विशेष बात संधि के अंदर हुई ये। अब हम बात करेंगे आज दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि में
नियम तो सीधा सा है, सिद्धांत सीधा सा है कि आपको यहां पर केवल ये 4 स्वर दिखाई देंगे प्लस से पहले, ये 4 स्वर, और इसके बाद में नियम सीधा सीधा ये कहता है कि समान स्वर होना चाहिए, और जब समान स्वर होता है तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो देखिए परिभाषा इसकी दीर्घ संधि की, इसे सवर्ण संधि भी कहा जाता है। सवर्ण यानी कि सवर्ण बनेगा, समान अक्षर बनेगा, इसे सवर्ण संधि भी कहा जाता है, क्योंकि अ और आ, ई और ई, उ और उ, ये वर्ण परस्पर सवर्ण हैं, और सवर्ण संधि की दशा में हमेशा ही ये दीर्घ बनते हैं। अब दीर्घ संधि के नियम, सबसे पहले यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अ है या आ है, और अंतिम पद का दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर भी अ या आ है, तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर ये आ एकादेश हो जाता है। एकादेश के बारे में सभी को पता लग गया होगा। यहां से अगर हम संधि निकालें तो देखिए इस प्रकार से कि सबसे पहले अ और अ जब ये दोनों मिले तो मिलकर के दोनों से आ का निर्माण। दूसरी स्थिति यहीं पर है ऊपर कि अ और अ के बाद में यदि आ आता है, क्योंकि आ जो है वो देखिए दोनों से मिलकर के बना है इसलिए सवर्ण है ये, तब भी दोनों से मिलकर के आ बनेगा। तीसरी स्थिति के अंदर सबसे पहले आ गया, उसके बाद में अ आता है, तब भी दोनों से मिलकर के आ बनता है। और चौथी स्थिति के अंदर यदि प्लस से पहले आ है और उसके बाद में भी आ का प्रयोग हुआ है, तब भी दोनों से मिलकर के आ बनेगा। नियम यहां पर है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ हो, अ और आ, अंतिम पद का पहला वर्ण, अंतिम पद का ये पहला वर्ण भी अ या आ है, तो दोनों से मिलकर के आ एकादेश बनता है। इन चारों के उदाहरण भी आप समझ लीजिए, इसके अंदर आगे तो उदाहरण लिखे हुए आएंगे आपके सामने। यहां बात करते हैं, शब्द लिखा गया जैसे हिम और अद्री। अद्री का अर्थ होता है पर्वत, हिम से ढका हुआ। यहां म में अ की ध्वनि आई और अद्री में भी यहां से अ प्रारंभ हुआ, दोनों मिले, मिलकर के दोनों के स्थान पर आ एकादेश हुआ, और आ एकादेश होते ही शब्द बन गया हिमाद्री। हिमाद्री हिम से ढके हुए पर्वत को कहते हैं, यानी कि हिमालय को कहते हैं। कुछ जगह पर हिमाद्री शब्द का प्रयोग भी हुआ, बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से एक लाइन आपको बताता हूं मैं, कविता का शीर्षक है, कविता है ये। इस प्रकार से हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए कितना सुंदर प्रयोग। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, कविता है पूरी इस प्रकार से। तो हिमाद्री हिमालय, तुंग श्रृंग का अर्थ होता है अत्यधिक ऊंची चोटी, श्रृंग, तत्सम श्रृंग है, तद्भव इससे सिंह बन गया, और सिंह उच्च श्रेणी में होते हैं, ऊंचे उठे हुए होते हैं। शुद्ध भारती, भारती अपनी भारत माता के लिए है। तो हम वापस यहां आते हैं कि हिम अद्री से शब्द बन गया हिमाद्री। तो यहां पर जो एकादेश हो रहा है वह अ प्लस अ के मेल से आ बना है, ये आ एकादेश इसमें हुआ है। अब यहां बात करते हैं अ और आ की। तो पहले अ बाद में आ, यानी कि शब्द है पुस्तक। दूसरा आपको पता लग गया होगा, अपने आप मन में सोच लिया होगा सभी ने, आलय। अब देखिए पुस्तक क में ध्वनि आ रही है अ की, इसके बाद में आलय, आलय का यहां पर आया है आ। दोनों जब मिले तो दोनों मिलकर के जो शब्द बन रहा है, सभी को पता है कि शब्द क्या बनेगा इसमें, पुस्तकालय। यहां पर भी आ एकादेश हुआ है। इसके बाद में तीसरी स्थिति जिसमें आ पहले है बाद में अ है, दोनों से मिलकर के एकादेश आ हो रहा है। यहां से भी शब्द है लिखा हुआ विद्या और अर्थी।
विद्या, आ की ध्वनि, इसके बाद में अर्थी, अर्थी का अ, दोनों मिले और मिलकर के यहां पर शब्द बना है विद्यार्थी। अर्थी कक्षाओं में हालांकि मैं बताता रहता हूं इसमें, और बताया भी है मैंने, अर्थी और अर्थी दोनों में अंतर है। ये जो अर्थी है इसका अर्थ, और जिनको पता नहीं है वे याद रख लेना, इच्छुक, यानी कि विद्या का इच्छुक विद्यार्थी। और ये जो अर्थी है ये समझ गए होंगे, अभी क्या है कि ये महामारी इस प्रकार की फैली हुई है कि इसका तो सर्वाधिक प्रयोग कर ही रहे हैं लोग, सभी को पता है इसका। तो इससे तो बच करके ही रहना है, अपने को भी बच के रहना है, आप सभी को भी। स्टे होम, थोड़ी अंग्रेजी भी हो जाए तो ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, हमें तो इसका प्रयोग करने हैं, क्योंकि अभी हम इस प्रकार से बने हुए हैं, हमें तो विद्या की इच्छा है। विद्यार्थी, आ और अ मिलकर के यहां पर एकादेश आ हुआ। अब हम बात करते हैं चौथी कंडीशन, आ और आ की, दोनों से मिलकर के आ बनेगा एक। ऐसा नहीं कि आप दो आ को अलग अलग लिख दो, वहां संधि नहीं होगी, संधि होगी यहां पर। अब जैसे इसी शब्द को लेते हैं वापस, विद्या और आलय, बिल्कुल सरल संधि है, सबको पता है। लेकिन यहां जो एकादेश हो रहा है वो एकादेश देखिए, विद्या य में यहां पर आ है और आलय का यहां पर आ गया। दो जब आ एक साथ में मिले तो दोनों आ के मेल से एक मात्र आ निकलेगा, और जब एकमात्र ये आ यहां निकला तो शब्द बन गया विद्यालय। यानी कि ये दीर्घ संधि में पहला सिद्धांत है दीर्घ संधि का, कि अगर शब्द के अंत में अ या आ दोनों स्वरों में से कोई भी स्वर हो और शब्द प्लस के बाद में भी जो शब्द लिखा हुआ है वह भी अ या आ से लिखा है, तब भी दोनों से मिलकर के एकमात्र आ का निर्माण होगा। यह संधि का पहला सिद्धांत दीर्घ संधि के अंदर। सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। आज संधि शुरुआत हुई है संधि की, और आपको पता है कि अपनी जो संधि की क्लास है वो इस प्रकार की होती है कि आप को यदि रात को नींद से भी जगा करके कोई संधि पूछेगा तो आप बता देंगे कि संधि ये होती है। दूसरा नियम कि यदि पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटी ई या बड़ी ई है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छोटी ई या बड़ी ई है, तो दोनों से मिलकर के एक बड़ी ई का ही एकादेश होगा। यहां पर स्थिति उसी प्रकार से जैसे हमने आ में देखा था कि पहली कंडीशन के अंदर हम बात करते हैं, अगर दो छोटे ई एक साथ में आते हैं तो बड़ी बनेगी, और जब बड़ी ई बनती है तो उसी से संधि सही बनती है। जैसे शब्द है रवि और इंद्र। अब देखिए इसके अंदर प्लस से पहले व में छोटी की मात्रा लगी है और प्लस के बाद में इंद्र का ई छोटा आया। अब देखिए यहां क्या है कि ये कुछ शब्द इस प्रकार के हैं जो भ्रमवश हम हमेशा गलत कर बैठते हैं। अब जिन जिनका नाम रविंद्र है तो उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो रविंद्र अपना नाम इस प्रकार से लिखते हैं, और जब इस प्रकार से लिखा हुआ हम देखते हैं तो हमें ये बड़ा शुद्ध दिखता है। जबकि संधि के नियम के अनुसार देखिए कि आपको खुद को देखना है कि एकादेश हो रहा है क्या, यहाँ एकादेश नहीं हो रहा है। यहां तो हमने दो ई में से केवल एक ई का प्रयोग किया, जबकि नियम यह कह रहा है कि जब दोनों ई परस्पर साथ में दिखाई देते हैं तो विकार अवश्य होता है। इसलिए शब्द रविंद्र, दूसरी स्थिति पहले छोटा ई उसके बाद में ये बड़ा ई, तब भी दोनों से मिलकर के हमेशा ये बड़ा ई ही बनेगा। वापस शब्द इसी प्रकार से लेते हैं हम, रवि और इसके बाद में ईश। ध्यान रखना इंद्र का ई छोटा होता है और ईश का ई हमेशा बड़ा होता है, ईश्वर का ई हमेशा बड़ा होता है। ये याद रखने वाली चीजें हैं। अब ऐसे दिमाग में मत लाना कि इंद्र का ई बड़ा क्यों नहीं है, ईश का ई छोटा क्यों है, छोटा क्यों नहीं है, ये याद रखना है। छोटी व के अंदर छोटी लगी हुई है और ईश का ई बड़ा आ गया। जब ईश का ई बड़ा आया तो दोनों से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वह विकार इस प्रकार से होगा, तो शब्द बनेगा रवीश। अगर हमने गलती कर दी और वह में मात्रा छोटी कर दी
तो वह में मात्रा छोटी करते ही हमारा शब्द गलत हो जाएगा। इसके बाद में तीसरी स्थिति, और तीसरी स्थिति में सबसे पहले बड़ी, उसके बाद में छोटी, तो दोनों से मिलकर के बड़ी ई का ही निर्माण होगा, दोनों से बड़ी ही बनेगी। जैसे शब्द पृथ्वी और इंद्र। अब ये जो पृथ्वी शब्द है, पृथ्वी का ई बड़ा है, इंद्र का ई छोटा है, फिर भी कोई समस्या नहीं है, यहां दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर के केवल एक ही ई का निर्माण होगा, और वह ई जो है ये रहेगी बड़ी, शब्द बनेगा पृथ्वींद्र। राजा को कहते हैं, पृथ्वींद्र भी राजा का ही पर्यायवाची है। इसके बाद में चौथी स्थिति की बात करें हम, तो जो चौथी कंडीशन है इसकी, वह इस प्रकार से कि जब दो बड़े ई आपस में आकर के मिलते हैं तो हमेशा एक बड़ी ई का ही निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग हमने लिख दिया, इधर भी आपको बड़ा ई दिखेगा, उधर भी बड़ा ई दिखेगा, लेकिन दोनों से मिलकर के हमेशा बड़ी ही बनेगी। और जैसे अभी शब्द लिखवाया था मैंने, आपको बताया भी था, शब्द है पृथ्वी और ईश। पृथ्वी का ई बड़ा है, ईश का ई बड़ा है, जब दोनों मिले तो दोनों मिलने से जब शब्द सामने आएगा तो वह इस प्रकार से आएगा पृथ्वी। हालांकि जब आपको विकल्प मिलता है, ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन में देखिए आपको इस प्रकार से मिलेगा शब्द, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं मिले। अधिकांश तो विद्यार्थी वैसे इस प्रकार लिख देते हैं, पृथ्वी ईश दोनों को मिलाकर के लिख देते हैं, जबकि ई और ई से मिलकर के बड़ी की मात्रा बन रही है। तो अ के बाद में ई समझ में आ गया होगा आपके कि छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर के बड़ी बनेगी। उसके बाद में छोटी ई प्लस बड़ी दोनों मिलेंगे, एकादेश बड़ी ई का होगा। फिर बड़ी ई, उसके बाद में छोटी ई, दोनों से मिलकर एकादेश फिर बड़ी ई का होगा। और जब दो बड़े ई एक साथ में आकर के मिलते हैं तब भी दोनों से मिलकर के बड़ी एकादेश होगा। तो दीर्घ संधि के आज मैंने आपको ये दो सिद्धांत बताए हैं, समझ में सबके आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो फटाफट मुझे आप बता दीजिए, हाँ युवावस्था की संधि आगे आएगी, युवावस्था आगे, आपके मन में जो प्रश्न आएगा उसके उत्तर मैं आगे देता रहूंगा। अभी तो केवल आप मुझे इतना बताइए कि यहां तक की जो कक्षा है आपके, आपको जो चीज समझ में नहीं आई है वो जल्दी से पूछ लीजिए आप मुझसे, और समझ में आ गई है तो आप यस लिख करके छोड़ दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि कितनों को समझ में आई, कितनों को समझ में नहीं आई। अब आपका समय शुरू होता है, जल्दी से लिखिए। ओके, बिल्कुल। तो बाकी क्लास हम